हेलो बच्चों, क्लास 12 फिजिक्स में आज हम लोग चैप्टर 3 का एक नया टॉपिक पढ़ेंगे। इस टॉपिक का नाम है प्रतिरोधों का संयोजन। इससे पहले प्रतिरोधों के संयोजन में हम लोग पहला पॉइंट पढ़े थे समांतर क्रम संयोजन। पहला पॉइंट हम लोग पढ़े थे श्रेणी क्रम संयोजन। आज के पॉइंट जो उसका दूसरा टाइप है समांतर क्रम या पार्श्व क्रम संयोजन, इसको हम लोग आज पढ़ेंगे। तो देखिए इसका स्ट्रक्चर इस प्रकार से बनता है। इसमें हम लोग का देखिए जो मेन पॉइंट ए और बी है, ठीक है। इसमें से हम लोग का पहले जो समांतर क्रम में हम लोग जोड़ रहे हैं किसको क्या बोलते हैं, समांतर क्रम संयोजन प्रतिरोधों का। प्रतिरोधों को समांतर क्रम में जोड़ रहे हैं तो पहला प्रतिरोध क्या है R1, दूसरा प्रतिरोध R2 और तीसरा प्रतिरोध R3 है। पहले प्रतिरोध R1 में बहने वाली धारा I1 है, दूसरे प्रतिरोध R2 में बहने वाली धारा I2 है और तीसरे प्रतिरोध R3 में बहने वाली धारा I3 है। और A और B हम लोग का एक पॉइंट है, ठीक है। जो हम लोग का इसमें कॉमन क्या है, हम लोग का विभवांतर कॉमन है। समांतर क्रम संयोजन में विभवांतर कॉमन होता है और श्रेणी क्रम संयोजन में धारा जो हम लोग का I करंट रहता है वो कॉमन रहता है, इसको याद रखिएगा। तो इसमें देखिए जो हम लोग का जो इस पूरे सर्किट को हम लोग कहाँ से जोड़े हैं उसको देखिए। एक सेल लगा हुआ है और इसमें कुंजी के लगा हुआ है। कुंजी के इसलिए लगा है ताकि जैसे हम लोग बटन लाइट को ऑन ऑफ करते हैं तो उसके लिए बटन का यूज करते हैं ना, वैसे ये कुंजी के है। अब देखिए जो हम लोग का प्रतिरोध R1 है उसका पहला सिरा ये है और दूसरा सिरा ये है, ठीक है। उसी प्रकार R2 का पहला सिरा ये वाला है और दूसरा सिरा ये वाला है। R3 का पहला सिरा ये है और दूसरा सिरा ए है। अब देखिए इसका वर्णन में हम लोग कैसे करेंगे कि प्रतिरोध R1 का पहला सिरा ए से और दूसरा सिरा बी से। इसी प्रकार प्रतिरोध R2 का पहला सिरा ए से तथा दूसरा सिरा बी से। इसी प्रकार सिंगुलरली जो हम लोग का तीसरा प्रतिरोध R3 है उसका पहला सिरा बी से और जो R3 का जो दूसरा सिरा है वो बी से जुड़ा हुआ है और ये पूरा सर्किट में एक सेल और कुंजी के द्वारा इसको जोड़ दिया गया है। एक बार और देखिए, जो मेरा पहला प्रतिरोध R1, दूसरा R2 और तीसरा R3 का तीनों का पहला सिरा ए से और R1, R2, R3 का क्या बोलते हैं दूसरा सिरा, ये वाला दूसरा सब बी से जुड़ा हुआ है। इस प्रकार से आप लोग समांतर क्रम संयोजन का वर्णन कर सकते हैं। अब इसका देखिए सॉल्यूशन हम लोग कैसे निकालेंगे, ये भी बहुत इम्पोर्टेंट है ना। देखिए परिणामी धारिताएं इसमें क्या हो जाएगा। देखिए परिणामी धारिताएं हम लोग का I है ना, तो मैं I इक्वल टू लिखी पहला प्रतिरोध R1 के लिए धारा I1 है तो यहाँ पे I1 फिर प्लस दूसरे प्रतिरोध R2 के लिए धारा I2 है तो यहाँ पे I2 हो गया, फिर प्लस तीसरे प्रतिरोध R3 के लिए क्या बोलते हैं I3 तो इसकी धारा क्या हो गई मेरी I3। तो यहाँ पे परिणामी धारिताएं I इक्वल टू क्या हो जाएगा I1 प्लस I2 प्लस I3, इसको मैं मान लूंगी इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अब हम लोग क्या करेंगे, ओम के नियम का यूज करेंगे और ओम के नियम की सहायता से जो हम लोग की धारा है ना I1, I2, I3 इन सब का वैल्यू हम लोग निकालेंगे। तो देखिए हम जानते हैं कि ओम के नियम से, ओम का नियम हम लोग का क्या था कि किसी भी चालक की भौतिक अवस्था ताप, यांत्रिक विकृति आदि, ठीक है, में परिवर्तन ना हो तो उसमें उपस्थित विभवांतर उसी चालक में उपस्थित धारा के अनुक्रमानुपाती होती है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। और उसमें हम लोग क्या किए थे, एक नियतांक R जिसे हम लोग प्रतिरोध कहते हैं उसको लिए थे। तो ओम का नियम हम लोग का क्या है V इक्वल टू आई आर। अब देखिए यहाँ पे हम लोग का I का वैल्यू चाहिए ना, तो यहाँ पे I के वैल्यू के लिए हम लोग क्या करेंगे, इसमें जब मैं I का वैल्यू निकालूंगी तो जो R I के साथ गुणा में है वो V के नीचे में चला जाएगा क्योंकि V के साथ वो भाग बन जाएगा। तो यहाँ पे देखिए I इक्वल टू V अपॉन R हो जाएगा। अब ये तो हम लोग का हो गया, ये तो हम लोग का I का वैल्यू निकला। अब इसी जो ओम का नियम है उसको मैं पहले प्रतिरोध है मेरा देखिए R1 उसके लिए यूज करूंगी, दूसरा प्रतिरोध R2 के लिए यूज करूंगी
और तीसरा प्रतिरोध R3 के लिए यूज करूंगी। I1, I2, I3 इन सब के लिए इसका यूज करूंगी। तो यहाँ पे देखिए पहले प्रतिरोध के लिए मेरा धारा क्या है, I1 है, और प्रतिरोध क्या है, R1 है, उसको यूज करूंगी। और भी तो हम लोग का सबके लिए क्या है, उभयनिष्ठ है ना। पहले प्रतिरोध के लिए धारा I1 है, दूसरे के लिए I2, तीसरे के लिए I3। सेम वैसे हम लोग का प्रतिरोध R1, R2 और R3 है। तो इसको देखिए हम लोग किस प्रकार से कर सकते हैं। पहले के लिए हम लोग निकाले थे ना I = V/R। अब इसमें देखिए प्रतिरोध R1 के सिरों के बीच धारिता, जो स्ट्रक्चर हम लोग बनाए हैं उसमें प्रतिरोध R1 के सिरों के बीच धारिता क्या होगी, यहाँ पे I1 हो जाएगी। और V तो सबके लिए उभयनिष्ठ है तो V का V और R का क्या हो जाएगा, R1। तथा प्रतिरोध R2 के सिरों के बीच धारिता, यहाँ पे देखिए यहाँ पे मेरा क्या हो जाएगा, I2 = V/R2। सेम ऐसे ही और क्या होगा, तथा प्रतिरोध R3 के सिरों के बीच धारिता I3 के लिए हो जाएगा V/R3। अब देखिए मेरे पास I का भी वैल्यू है और I1 का भी है, I2 का भी है, I3। पहले मैं I1, I2 और I3 का मान, जो समीकरण पहला था ना मेरा, समीकरण पहला को एक बार देखिए। ये देखिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है मेरा, I = I1 + I2 + I3। इसमें जो I1, I2, I3 का मान निकाले हैं उसको मैं रख देती हूँ। तो देखिए क्या होगा, यहाँ पे देखिए I1, I2 तथा I3 का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो I = क्या हो जाएगा, I1 का वैल्यू क्या है मेरा, क्या होते हैं, V/R1। तो यहाँ पे हो गया V/R1 प्लस I2 का वैल्यू क्या है, V/R2, तो V/R2 प्लस I3 का वैल्यू क्या है, V/R3। इसको मैं रख दी। अब देखिए मैं I का वैल्यू भी निकाल के रखी हूँ। I तो हम लोग ओम के नियम से फर्स्ट पॉइंट था, तो I = क्या था, V/R। इसको भी लाके मैं यहीं पे पुट कर दी, V/R। और इन तीनों में देखिए V हम लोग का क्या है, कॉमन है, तो V को मैं कॉमन कर दी। फिर यहाँ पे बचा 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। अब देखिए ये वाला भी क्योंकि ये लेफ्ट साइड में है, ये मेरा राइट साइड में है, ये दोनों आपस में कट गए। तो यहाँ पे क्या बचा मेरा, 1/R = 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। यहाँ पे देखिए ये तो मेरा जो तीन मैं प्रतिरोध ली थी ना, तीनों प्रतिरोध के लिए निकला 1/R = 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3 करके। यहाँ पे P से जैसे श्रेणी क्रम को सीरीज करके A से व्यक्त की थी मैं, तो समांतर क्रम को पैरेलल बोला जाता है ना, इसलिए इसको P कर दी। बस यहाँ पे और कोई अंतर नहीं है, समांतर क्रम दिखाने के लिए बस यहाँ पे P का यूज की हूँ। 1/RP = 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। इसका मतलब है कि हम लोग का समांतर क्रम का ये जो हम लोग को प्रतिरोध निकालना था संयोजन वाला, वो निकल गया। तो ये प्रतिरोध का मतलब ये है कि समांतर क्रम में उपस्थित तुल्य प्रतिरोध का व्युत्क्रम, देखिए तुल्य प्रतिरोध का व्युत्क्रम है ना, व्युत्क्रम मतलब 1/, में रहता है, जैसे 1/2 उसको 2 का व्युत्क्रम हम लोग बोलेंगे, ठीक है। जैसे A का इनवर्स रहता है तो उसको 1/A लिखते हैं ना, तो वही। तो तुल्य प्रतिरोध का व्युत्क्रम प्रतिरोधों के संयोजन में उपस्थित विभिन्न प्रतिरोध, देखिए के व्युत्क्रम के, ये व्युत्क्रम है ना, के व्युत्क्रम के योगफल के बराबर होता है। एक बार और देखिए, प्रतिरोधों के संयोजन में परिणामी प्रतिरोध या तुल्य प्रतिरोध का व्युत्क्रम अन्य उपस्थित प्रतिरोधों के व्युत्क्रम के योगफल के बराबर होता है, ठीक है। ये तो मैं सिर्फ 3 प्रतिरोध का यूज की थी ना, जो 3 हम लोग के स्ट्रक्चर में था, R1, R2 और R3। उन तीनों प्रतिरोध का यूज की तो उनके लिए इस प्रकार से मिला। लेकिन जब प्रतिरोध n टर्म तक रहेंगे, n जैसे R1, R2, R3 = Rn तक रहेंगे, तो उसके लिए क्या होगा, इसको आपको ज्यों का त्यों रखना है, इसको भी ज्यों का त्यों रखना है। फिर प्लस यहाँ पे एक्स्ट्रा आपको डैश करके क्या करना है, 1/Rn। इसको आप लोग क्या कर सकते हो, ऐसा भी लिख सकते हो, I1 = 1 से n, क्योंकि I1 का वैल्यू देखिए, एक बार 1 रखोगे तो ये मिलेगा, I का मान एक बार 2 रखोगे तो ये मिलेगा, 3 रखोगे तो ये मिल जाएगा, n रखोगे तो ये मिल जाएगा, इसलिए इसको ऐसे भी लिखा जा सकता है। अब इसका कैसे बोलेंगे कि किसी भी प्रतिरोधों के संयोजन में उपस्थित तुल्य प्रतिरोध का व्युत्क्रम
उसमें उसी प्रतिरोध में उपस्थित समस्त प्रतिरोधों, क्योंकि n भी आया ना, समस्त प्रतिरोधों के योगफल के बराबर होता है। ये हम लोग का समांतर क्रम संयोजन हो गया। आई होप आप लोग को समझ आया होगा। थैंक यू।